मुझे पता नहीं था कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, मुझे ये भी नहीं पता था। मुझे पता था कि ये अकाउंट है, इसमें पैसे डाल रहा हूँ क्योंकि टीवी पे कह रहे हैं ले लो। बट उसमें ऐसा हुआ कि जो भी कंपनी में पैसा लगाया वो सब कुछ डूब गया। अब इन्वेस्टिंग में पैसा कैसे बनता है? आप कोई चीज़ जो ₹100 का है, अगर वो ₹50 पे मिल जाए आप ले लें और ₹150 पे बेच दें। तो जो एक्चुअल वर्थ है, उससे सस्ते में मिल जाए और उससे महँगे में बेच दें या होल्ड करें जो भी है। लेकिन अगर जो चीज़ ₹100 की है, अगर आप उसको ₹150 पे ले रहे हो, तो आप रिस्क ले रहे हो। हर कोई ट्रेडिंग नहीं कर सकता, हर कोई इन्वेस्टिंग नहीं कर सकता। सबसे पहले तो आपको कंपनी का बिज़नेस समझना होगा। हमें क्या लगता है कि वैल्यूएशन का मतलब है कि एक पी रेशियो निकाल लिया और 15 का पी रेशियो वैल्यूएशन है। वैल्यूएशन वो नहीं है, वैल्यूएशन ये है कि हम पहले बिज़नेस को समझें। मैं आपकी कोई सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट के बारे में बता सकती हूँ कि ऐसा कोई स्टॉक विच रियली परफॉर्म्ड वेल। सो एक कंपनी है टेस्टी बाइट्स करके, जहाँ तक मुझे याद है उस समय स्टॉक कुछ 3000 पे था। काफ़ी छोटी कंपनी थी, स्मॉल कैप कंपनी थी। 3 बैगर बना और मैं निकल गया ये सोच के कि बहुत अच्छा पैसा बना। उस समय पोर्टफोलियो भी बहुत छोटा था। अभी तो मुझे याद भी नहीं कि वो स्टॉक कितना बैगर हो गया, बिकॉज मैं 9000 पे निकला। फिर वो स्टॉक आई थिंक 15-20 हज़ार गया था, फिर उसका स्टॉक स्प्लिट हुआ था, फिर 21 हज़ार गया और अभी कुछ 12 हज़ार पे है। हाय सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। सो आप 15 इयर्स से ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग कर रहे हो। सो क्या आप हमें और हमारे व्यूअर्स को आपकी जर्नी के बारे में बता सकते हो? श्योर, फर्स्ट थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। मेरी जर्नी 2007 में शुरू हुई थी और बेसिकली ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टिंग, उसके लिए दो चीज़ की ज़रूरत होती है। एक तो पैसा और दूसरा एक मार्केट जहां इंटरेस्ट जागे। सो 2006-07 का जो बुल रन था वो भी वैसा मार्केट था। और मैंने 2005 में इंजीनियरिंग ख़त्म की थी और उस समय जॉब शुरू किया। और साथ आते-आते मार्केट ऐसा हो गया था कि ऑफ़िस में फ्रेंड लोग बात कर रहे थे अकाउंट खोलने की, ब्रोकरेज अकाउंट की। तो मेरा जो रूममेट था, उस समय हम लोग सब बैचलर थे, मेरा जो रूममेट था वो ब्रोकरेज अकाउंट खोलने के लिए किसी को लेके आया और फिर उसके साथ मैंने भी शुरू किया। तो साथ में मेरी जर्नी शुरू हुई, जो काफ़ी डिज़ास्ट्रस जर्नी थी, बिकॉज़ ऑफ नॉट ओनली व्हाट हैपेंड इन 2008 बट ऑल्सो बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ नॉलेज जो भी था। बट हाँ, उस समय शुरुआत हुई और फिर वहाँ से फिर धीरे-धीरे जो भी गलती हुई, सही हुआ, फिर वो जर्नी कंटिन्यू हुई। जब साथ में शुरू किया तो कुछ नहीं आता जाता था। मतलब जैसा मैंने बताया, 1 साल जॉब में हुआ था, पैसा था, मार्केट था, किसी ने अकाउंट खुलवा दिया, खोल लिया, टीवी देख के शुरू किया। हुआ क्या कि मार्केट तो 2008 के बाद टैंक किया और लोगों के पैसे डूबे। बट उस समय ना मुझे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आता, तो मुझे पता नहीं था कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, मुझे ये भी नहीं पता था। मुझे पता था कि ये अकाउंट है, इसमें पैसे डाल रहा हूँ क्योंकि टीवी पे कह रहे हैं ले लो। बट उसमें ऐसा हुआ कि जो भी कंपनी में पैसा लगाया वो सब कुछ डूब गया। तो फिर समझ में आया कि मतलब ये एक सीरियस फील्ड है, फिर समझ में आया कि फ़ाइनेंस समझना इम्पोर्टेंट है। और शुरू किया था ट्रेडिंग से ही शुरू किया था। मुझे याद है कि जो मैंने पहली बुक पढ़ी थी, एक जैपनीज़ कैंडलस्टिक चार्ट्स की बुक थी। तो शुरुआत ट्रेडिंग से हुई थी, बट कोई ट्रेडिंग का नॉलेज लगा के नहीं हुआ था, वो कहने के लिए था, वो टीवी देख के करने वाला जो होता है वैसे हुआ था। बट वो पढ़ने के बाद समझ में आया कि ट्रेडिंग अलग चीज़ है, इन्वेस्टिंग अलग चीज़ है। अगर इन्वेस्टिंग करना है तो फिनेंस आना चाहिए। फिर समवेयर एमबीए किया, करियर एक ऑब्जेक्टिव था, बट समवेयर बैक ऑफ माइंड ये भी था कि अगर मार्केट में रियली सस्टेन करना है तो थोड़ा फिनेंस सीखना होगा। और मुझे याद है मैंने एक अकाउंटिंग की बुक लाई और पढ़ी खुद से, मेरे को ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया। तो मुझे लगा नहीं, चलो थोड़ा तो पढ़ाई करते हैं, एमबीए करते हैं। एमबीए करने का एक फ़ायदा ये हुआ कि ये पता चला कि ये कितना डिफ़िकल्ट है। और एमबीए में भी आप वो स्टूडेंट फेज़ में रहते हो, जो एक्चुअल लर्निंग होती है वो जॉब में होती है। तो थियोरेटिकल नॉलेज तो आया, बट फिर भी वो जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है वो जॉब में जाके आया। एंड आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट 4 साल कोर फाइनेंस में काम किया। उसका फ़ायदा ये हुआ था कि इतना समझ में आया कि ये सब चीज़ें कितनी डिफ़िकल्ट हैं, इस पे कितना ध्यान देना चाहिए, कितना टाइम लगता है। तो मैंने दोनों ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग काफ़ी कम कर दिया। वो जो 7-8 का पीरियड था, और उस समय 8 के बाद तो रिसेशन आ गया था। मुझे आज भी याद है कि मतलब जब हमारी कंपनी पे लेमन ब्रदर्स आज हमारे कैंपस पे आती है और कल लेमन ब्रदर्स टैंक हो गया। सो वी हैव सीन इट इन फ्रंट ऑफ आवर आइज़। तो ये सब देख के समझ में आया था कि ये काफ़ी सीरियस फील्ड है। तो मैंने एक्टिव ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग एक्चुअली कम कर दिया 9 से, और उसके बाद करियर पे काफ़ी फोकस किया था। 4 साल मैं कोर फाइनेंस में था और फिर डेटा साइंस में शिफ्ट किया। तो ये जो 9 से 14 का जो पीरियड था, 10 से 14-15 का, ये 4-5 साल मैं मेनली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड रहा, जो भी कमा रहा था।
लेकिन लर्निंग जो थी वो कंटिन्यू होती रही है, क्योंकि जॉब में आप 3-4 साल जब कोर फाइनेंस में काम कर रहे हो, आप एक-एक चीज़ बहुत ही ग्राउंड लेवल पे सीख रहे हो। उसके अलावा पढ़ना, समझना वो सब चल रहा था, बुक रीडिंग, इन्वेस्टिंग की बुक्स पढ़ना, बट मैंने प्रैक्टिकली खुद से इन्वेस्ट नहीं किया। आई थिंक जब 2014-15 के बाद करियर इस फेज़ पे पहुंचा जहां मुझे लगा कि हाँ, अब मैं मार्केट को टाइम दे सकता हूं, फिर मैंने वापस से 15 से शुरू किया और सेकेंड इनिंग जो शुरू की वो इन्वेस्टिंग से शुरू की। क्योंकि उस समय लगा कि नहीं, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और फिर भी फुल टाइम जॉब था, तो मतलब मेरे को हर दिन टाइम नहीं मिल सकता कि मैं बैठ के चार्ट देखूं, ये करूं। तो प्लान ये था कि आप अच्छे से पोर्टफोलियो बनाइए, कंपनी में लगे रहिए। तो 15 में वो वापस जो शुरू किया वो इन्वेस्टिंग था, और वो भी एक जर्नी रही है। जब इन्वेस्टिंग शुरू की तो उस समय एक पर्टिकुलर स्टाइल था कि एक पर्टिकुलर तरह के कंपनीज़ में लेस रिस्क लेना है, क्वालिटी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना है। बट उस समय फिर धीरे धीरे नेटवर्किंग शुरू हुई। मैं बैंगलोर में था, तो हमने बैंगलोर में एक इन्वेस्टिंग ग्रुप चालू किया। मैं वैल्यू पिकर पे था। तो अलग अलग तरह के बहुत एक्सपीरियंस लोगों से मिला, सीखा, तो समझ में आया कि इन्वेस्टिंग में भी अलग अलग तरह के स्टाइल होते हैं। फिर 2-3 साल इन्वेस्टिंग करते करते फिर समझ में आया कि ट्रेडिंग का टेक्निकल एनालिसिस का एक अलग रोल है, फंडामेंटल एनालिसिस का अलग रोल है। मैं 13 में डेटा साइंस में मूव कर गया था, तो मुझे क्वांट्स और डेटा साइंस का एक एल्गोरिथम्स का एक अलग बेनिफिट लगा। तो बिकॉज ऑफ दैट आई वॉज वेरी ओपन कि सब कुछ सीखना है धीरे धीरे, और हर चीज़ का जैसे जैसे एक फ्लॉ समझ में आया कि इसका ये फ्लॉ है और इस फ्लॉ को आप ये स्किल से कवर कर सकते हैं। तो शुरू किया फंडामेंटल से, बट धीरे धीरे सारा कुछ सीखता रहा, और जो स्टाइल है वो भी इवॉल्व होता रहा। तो मैं 15-16 में जो करता था और 18 में जो करता था उसमें भी एक चेंज आया, 22 में भी एक चेंज है, आज जो कर रहा हूँ उसमें चेंज है। सो द आइडिया वाज कि सीख रहे हैं जैसे जैसे, और चीज़ें अच्छी होती जा रही हैं। जो चीज़ अच्छी नहीं है वो क्यों नहीं है, और उसको किस स्किल से कवर कर सकते हैं। तो वो जर्नी रही है। आज के डेट में तो मैं, मतलब आई एम नॉट ए इंट्राडे ट्रेडर, आई एम नॉट ए एफ एन ओ ट्रेडर, बट मुझे टेक्निकल एनालिसिस भी आता है, फंडामेंटल भी आता है, मैं उसको भी यूज़ करता हूँ, एल्गोरिथम्स, क्वांटिटेटिव, मैं सबको यूज़ करता हूँ। एंड देन आई हैव बिल्ट ए स्टाइल फॉर माई सेल्फ विच इज़ सुटेबल फॉर मी, विच इज़ मोर अराउंड टेक्नो फंडा इन्वेस्टिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग। करेक्ट। सो सर, नाउ दैट यू मेंशन कि आपने अपनी जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो इवॉल्व की ओवर द इयर्स, सो कैन यू टेल अस कि आप अभी कौन सा अप्रोच यूज करते हो फॉर इन्वेस्ट? सो अभी इन्वेस्टिंग में दो तरह के अप्रोचेस आई कैन से। देयर इज वन अप्रोच वेयर आई डोंट केयर मच अबाउट द टेक्निक मोमेंटम। सो आई वोंट से टेक्निकल एनालिसिस, मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग भी करता हूँ, वहाँ भी मैं टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करता हूँ। क्योंकि मार्केट में एक मिसकॉन्सेप्शन ये है कि टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल अबाउट 52 वीक हाई स्टॉक, इट्स ऑल अबाउट मोमेंटम। मेरा मानना थोड़ा अलग है। मेरा मानना ये है कि टेक्निकल एनालिसिस इज मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग द डिमांड सप्लाई ऑफ स्टॉक। वो मोमेंटम में भी हो सकता है, आउट ऑफ मोमेंटम भी हो सकता है। उसके ऊपर आप कैसे फंडामेंटल एनालिसिस का लेयर लगाते हो। तो दो अप्रोचेस हैं। एक अप्रोच ये है कि आप प्योरली फंडामेंटल पे कर रहे हो, ये जानते हुए कि टेक्निकली स्टॉक मोमेंटम में नहीं है, बट आप देख रहे हो कि देयर इज़ अ वैल्यू। आपको ये भी पता है कि अगले 6 महीने, एक साल ये स्टॉक परफॉर्म नहीं करेगा, बट यू आर सो मच कन्विंस्ड अबाउट योर फंडामेंटल अप्रोच दैट स्लोली यू आर विलिंग टू बाई एंड वेट फॉर 1 ईयर। ये एक अप्रोच हो गया। जो दूसरा अप्रोच है वो है कि जहाँ टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों साथ काम कर रहे हैं। तो आइडिया जनरेशन का जो प्रोसेस होता है, कभी टेक्निकल से आता है, जहाँ लेटेस्ट से कि एक स्टॉक है जो काफ़ी दिन से आउट ऑफ मोमेंटम था, वो मोमेंटम में आ रहा है, एक्यूमुलेशन दिख रहा है, और फिर आपने अपने सिस्टम्स बना रखे हैं जहाँ पे वो फ्लैश होता है, और वहाँ से फिर आपको एक टाइम पे 15 स्टॉक्स फ्लैश हो रहे हैं आउट ऑफ 2000। उन 15 स्टॉक में आप अपना फंडामेंटल एनालिसिस किए, फिर उसमें से एक दो स्टॉक निकाला और किया। दूसरा सिस्टम है जो प्योरली फंडामेंटल ड्रिवन है। लेट्स से जहाँ बेस्ड ऑन वैल्यूएशन अट्रैक्टिवनेस कोई सेक्टर या कोई स्टॉक फ्लैश हो रहा है, एंड आपके स्क्रीन पे आया बेस्ड ऑन फंडामेंटल स्कैनर्स। टेक्निकल अभी भी खराब है, बट आप स्टडी कर रहे हो, आप कौन कॉल्स पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, थोड़ा पोजीशन लेके बैठ गए हो, जहाँ आपको समझ में आ रहा है कि ट्रैक करने के बाद अभी शायद अर्निंग्स रिवाइवल आएगा। तो ब्लेंडिंग बोथ ऑफ देम, आई एम नॉट रेस्ट्रिक्टेड कि मैं सिर्फ टेक्निकल से ही आइडियाज़ निकालूंगा, फंडामेंटल से ही। बट हाँ, जहाँ टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों साथ काम करते हैं, विच आई कॉल इट, यू गेट ए कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यू एंड मोमेंटम। आई थिंक वो बहुत ही स्वीट स्पॉट होता है, बिकॉज वहाँ पैसा भी बनता है, वैल्यू के कारण कंफर्ट भी रहता है, जल्दी भी पैसा बनता है। बट वो डिपेंडिंग ऑन मार्केट, वो कभी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, कभी नहीं मिलती हैं। बट अभी क्या हो गया कि अभी बहुत ही प्रोसेस ड्रिवन हो गया। पहले आइडियाज़ मैनुअली निकालते थे, खोजते थे, नेटवर्क करते थे, पूछते थे।
धीरे धीरे 7-8 साल में क्या हुआ है कि एक तो सबसे पहले आदमी को अपनी समझ होनी ज़रूरी है कि हम हर कोई ट्रेडिंग नहीं कर सकता, हर कोई इन्वेस्टिंग नहीं कर सकता, हर कोई बाई होल्ड नहीं कर सकता, ये सब अपना-अपना नेचर होता है। कुछ लोग होते हैं जो 10 साल होल्ड कर पाते हैं, कुछ लोग होते हैं नहीं, तो खुद को समझना बहुत ज़रूरी है। और ये जो 7-8 साल की जर्नी रही है ना, ये सब छोटी-छोटी ट्विकिंग करने की जर्नी रही है कि अच्छा ये मेरे से नहीं हो पाता, तो मैं कितना भी पढ़ लूँ, अगर मैं ये नहीं कर सकता, तो फिर वो क्या पॉइंट है? तो वो ट्वीक कर के फंडामेंटल से, टेक्निकल से मैं कहाँ कंफर्टेबल हूँ, वो कंफर्ट लेवल लाना और उन चीज़ों को एक बहुत ही प्रोसेस सिस्टम टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे वो आइडिया जनरेट करना, तो वो सब मैंने किया है। काफ़ी टूल्स बनाए हैं। एक मेरा वेबसाइट ही है जिसको मैं सिम्बा बोलता हूँ, साइंटिफिक इन्वेस्टिंग मार्केट ब्रेथ एनालाइजर, जहाँ पे मैं हर स्टॉक, हर सेक्टर, हर इंडस्ट्री, मार्केट, ईटीएफ फॉर इन्वेस्टिंग सारा कुछ ट्रैक करता हूँ। प्लस स्क्रीनर हो गया, चार्टिंग हो गया, तो इन सब के अराउंड में पूरा सिस्टम और प्रोसेस बिल्ड किया हुआ है कि अगर मेरे को ग्रोथ इन्वेस्टिंग के आइडियाज़ निकालने हैं तो कहाँ से निकलेगा, अगर मेरे को क्वार्टरली रिजल्ट के बेसिस पे आइडियाज़ निकालने हैं तो कहाँ से निकलेगा, अगर मेरे को प्राइस वॉल्यूम एक्शन पे आइडियाज़ निकालने हैं तो कहाँ से निकलेगा, अगर मेरे को स्टॉक स्टेज 2 में आने वाले स्टॉक चाहिए तो कहाँ से निकलेगा। अगर आप भी एक कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर बनना चाहते हो और वॉरेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला की तरह अपने पैसे को कंपाउंड करना चाहते हो, तो आपको सही स्टॉक को सही प्राइस पे बाय करना आना चाहिए। इसी को इंपॉर्टेंस देते हुए हमने कुमार सौरभ, जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, उनके साथ स्टॉक मार्केट वैल्यूएशंस पर एक कोर्स बनाया है, जहां हमने वैल्यूएशंस के हर एक फ्लो को डिटेल में समझाया है। सिर्फ यही नहीं, हमने बहुत सारे यूज केसेस भी डिस्कस किए हैं, along with giving you the right scanners and Excel sheets, जो कि आपको directly help करेंगे to identify stocks जिनमें अच्छा रिटर्न देने का पोटेंशियल है। अगर आप ये वैल्यूएशंस के स्किल को सीखना चाहते हो, तो आज ही इस कोर्स में एनरोल करें और हमारे साथ स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन सीखिए। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो ये सब अलग अलग माइंडसेट है। ग्रोथ एक अलग माइंडसेट है, रिजल्ट बेस्ड इन्वेस्टिंग अलग माइंडसेट है, प्राइस वॉल्यूम एक्शन अलग माइंडसेट है। और हर माइंडसेट को कहीं ना कहीं वो क्वांटिफाई करके एक, आप उसको स्कैनर बोल लीजिए, आप उसको एल्गोरिथम बोल दीजिए, सिस्टम बोल दीजिए, जो भी बोल दीजिए, वहाँ से आइडियाज़ निकलते हैं और फिर आप उसको स्टडी करते हैं। उसमें अगर जो अच्छा लगा, फिट हुआ, फिर आप वहाँ से इन्वेस्ट या ट्रेड करते So, sir, what I can understand is कि आप bottom up approach use करते हो, wherein you filter out stocks on the basis of certain parameters, and then you see how they are performing on the basis of how the industry is doing, yeah, how the sector is doing, right? हैं। सो पार्शियल यस, बॉटम यूज़ करता हूँ, बॉटम अप, बट मैं टॉप डाउन भी यूज़ करता हूँ। तो अगर Okay. जो मैंने आपको हाँ. बोला कि सिम्बा, Hmm. सो मैंने बोला कि वो मार्केट भी ट्रैक करता है, सेक्टर भी ट्रैक करता है, Okay. इंडस्ट्री भी ट्रैक करता है, स्टॉक भी ट्रैक करता है। Okay. तो अगर कोई सेक्टर या इंडस्ट्री जो लेट्स से कि आउट ऑफ मोमेंटम थी 2 साल के लिए, Hmm. और सिम्बा में वो मोमेंटम में आ रही है, तो क्वेश्चन बनता है कि ये सेक्टर क्यों मोमेंटम में आ रहा है। तो मैं टॉप डाउन भी जाता हूँ। इनफैक्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिंग में एक और चीज़ हम करते हैं, हम सेक्टर वेबिनार्स करते हैं। पिछले 2 साल में हमने 5-6 वेबिनार किए हैं। 2 साल पहले हमने ऑटो सेक्टर पे एक वेबिनार किया था। अगेन मेरे ब्लॉग में भी है, इन सर्च ऑफ वैल्यू, उस ब्लॉग का टाइटल था इन सर्च ऑफ वैल्यू। फिर हमने आईटी सेक्टर पे लास्ट ईयर वेबिनार किया था। तो वहाँ जो थीम था कि ये सेक्टर अभी सही टाइम पे लग रहा है, तो इस सेक्टर में अगर 100 स्टॉक्स हैं, ऑटो में 200 कंपनीज हैं, आईटी में 100 से ऊपर कंपनीज है, अब 100 में से कौन सी 10 कंपनीज होनी चाहिए, बास्केट भी बनाना है। तो मैं बास्केट इन्वेस्टिंग भी बहुत करता हूँ। अगर मुझे कोई सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है एंड समवेयर आई हैव फेल्ट कि मेरी कैपेबिलिटी ना वो एक विनर स्टॉक निकालने की नहीं है, मुझे अगर 100 में से 10 स्टॉक निकाल लिया, अब 10 में से कौन सा एक है मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। तो मैं बहुत बार 4-5 स्टॉक का बास्केट बना लेता हूँ, बिकॉज मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि सेक्टर अच्छा कर रहा है। तो जब सेक्टर्स अट्रैक्टिव होते हैं तो टॉप डाउन में भी मिल जाता है और वो दिख जाता है सिस्टम पे। और बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट काफ़ी सेलेक्टिव मार्केट हो जाता है। वो कहते हैं ना कि कुछ मार्केट होता है जहाँ सब कुछ चलता है, और कुछ मार्केट होता है जहाँ बहुत सेलेक्टिव आपको होना पड़ता है। तो जब मार्केट बहुत सेलेक्टिव हो जाता है क्योंकि सब कुछ चल चुका है, तब बॉटम अप में ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता है। बट अगर इस तरह की अपॉर्चुनिटी है कि कोई सेक्टर है जो हाईली अंडर परफॉर्म किया और सिस्टम में अब आ रहा है, आइदर इन टर्म्स ऑफ डीप वैल्यू और इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम कमिंग बैक, तो फिर टॉप डाउन भी होता है। तो आई एम ओपन टू बोथ एंड मैं बोथ वेज खेलता हूँ। मेरे पोर्टफोलियो में मोस्टली 1-2 सेक्टर थीम्स में एलोकेशन होता है, बट बॉटम अप स्टॉक्स भी होते हैं। सो सर, इन्वेस्टिंग की जब हम बात करते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम लोग राइट प्राइस पे कर रहे हैं। उसकी इंटरेस्टिक वैल्यू जो है, मतलब स्टॉक अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, वो डिटरमाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
एज अ बिगिनर कोई कैसे डिटरमाइन कर सकता है कि वो जो स्टॉक परचेज कर रहा है वो उसके राइट प्राइस पे है कि नहीं? ये जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इसका जो नॉलेज है मेरे ख्याल से एक बेसिक लेवल नॉलेज होता है, एक इंटरमीडिएट होता है, एक डीप एक्सपर्टीज नॉलेज होता है, और ये अपने आप में एक जर्नी है। सो होता क्या है कि जब हमें बेसिक नॉलेज है तो हमें थोड़ा सेफ खेलना चाहिए। जैसे एक होता है मार्केट में साइक्लिक स्टॉक, क्योंकि लोग सोचते हैं वहाँ बहुत जल्दी पैसा बनता है, एक साल में 5 गुना जाता है। बट साइक्लिक स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो मे बी 8 साल में, लेट से कि 2 साल परफॉर्म किए और 6 साल परफॉर्म नहीं किए। तो वैल्यूएशन का नॉलेज तो वही है, लेकिन उसको कहाँ अप्लाई करना है वो एक्सपर्टीज लेवल पे डिपेंड करता है। तो मेरा ये मानना है कि हम जब जर्नी शुरू कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा डिफ़िकल्ट एरिया है और कौन सा सिंपल एरिया है। पहले चीज़ें सिंपल एरिया में लगानी चाहिए, जब वहाँ एक्सपर्टीज़ होगी तो धीरे धीरे डिफ़िकल्ट एरिया में लगानी चाहिए। जो ज़्यादा स्टेबल कंपनीज़ हैं, जो क्वालिटी वाइज अच्छी कंपनीज़ हैं, वहाँ ये सब लगाना रिलेटिवली ज़्यादा ईजी होता है। और अगर वैल्यूएशन की बात करें तो अगेन वैल्यूएशन में सबसे पहले तो आपको कंपनी का बिजनेस समझना होगा। हमें क्या लगता है कि वैल्यूएशन का मतलब है कि एक पी रेशियो निकाल लिया और 15 का पी रेशियो वैल्यूएशन है। वैल्यूएशन वो नहीं है। वैल्यूएशन ये है कि हम पहले बिजनेस को समझें और उस बिजनेस के लिए फिर वैल्यूएशन में क्या टेक्निक यूज़ करना है। बहुत लोग ऐसे स्टॉक में पीई यूज़ करते हैं जहाँ पीई यूज़ ही नहीं करना चाहिए। तो कौन सा वैल्यूएशन टेक्निक किस नेचर के, किस स्टेज के बिजनेस के लिए रेलेवेंट है, नहीं है, ये बेसिक समझना सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। दूसरा क्या है कि वैल्यूएशन इज ऑल्सो अबाउट अजम्पशंस। जैसे अगर आप डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन कर रहे हैं, वो तो एक नंबर है जो आ रहा है, उस नंबर के पीछे आप ग्रोथ रेट डाल रहे हैं, उस नंबर के पीछे आप मार्जिन डाल रहे हैं, उस नंबर के पीछे आप टर्मिनल वैल्यू डाल रहे हैं। अब कोई बिजनेस एक साल 10% मार्जिन पे काम कर रहा है, एक साल 5% पे कर रहा है, तो आपका तो पूरा वैल्यूएशन इधर उधर हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन फ्यूचर मार्जिन 10% है या 5। तो जो रियल वैल्यूएशन है उसके पीछे का रिसर्च है कि आप कैसे इतने एक्यूरेटली आप जान सकें कि कंपनी किस रेट पे ग्रो कर सकती है या नहीं कर सकती है। फिर टेक्निक इज ऑल्सो अबाउट ऑल अबाउट पुटिंग दिस इन नंबर। तो सबसे पहले बेसिक समझना कि वैल्यूएशन क्या है, क्या टेक्निक है, हर टेक्निक का प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, किस बिजनेस में क्या लगाना है, वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिसर्च में बिजनेस को समझना और किस बिजनेस में कौन सा वैल्यूएशन सही है। और फिर रिसर्च की क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप मतलब निकाल सके कि ये कंपनी किस रेट से ग्रो करेगी। 30% 40% ग्रो करने वाली कंपनी के लिए 25 से एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन हो सकता है, और 5% ग्रो करने वाली कंपनी के लिए 15 का पी भी कॉस्टली हो सकता है। तो वो सारा सेंस समझना, और कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई कंपनी जो 2 साल 30% से ग्रो की वो अगले साल करेगी। साइक्लिक में तो उल्टा हो जाता है, स्ट्रक्चरल वाली ग्रो करती है। तो ये सारा समझ होना बहुत ज़रूरी है, और ये एक जर्नी होती है। तो आप शुरू में जब कोई जर्नी शुरू कर रहा है तो आप सीधे मैराथन नहीं दौड़ते हैं। आप पहले 2 किलोमीटर दौड़ते हैं, 5 किलोमीटर दौड़ते हैं, स्टेमिना बिल्ड करते हैं, और फिर आप लंबी रेस दौड़ते हैं। तो जो स्टार्ट कर रहे हैं उनको पहले सेफ देखना चाहिए, कहाँ आप सेफली अप्लाई कर सकते हैं। जो कॉम्प्लिकेटेड सेक्टर होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड बिजनेसेस होते हैं, उनको धीरे धीरे जब आपका एक्सपीरियंस बिल्ड होता है, आपका एक्सपर्टीज बिल्ड होता है, तो फिर आप धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स सेक्टर में बढ़े जहाँ पे वैल्यूएशन को अप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ। अगर आप जस्ट पी एबिटा लेके फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट कर दें और आपको यूएस एफडीए रिस्क के बारे में कुछ पता नहीं है, अगर आप बैंक को बुक वैल्यू पे वैल्यूएट कर दें लेकिन आपको फिनेंशियल कंपनी का कैसे ड्यू डिलिजेंस करना है पता नहीं है, तो डीएचएफएल तो सबसे सस्ता स्टॉक था लेकिन वहाँ पैसा नहीं बना। सन फार्मा बहुत अच्छा कर रही थी 5 साल, लेकिन वहाँ पैसा नहीं बना। तो सेक्टर का, डोमेन का नॉलेज होना और फिर वैल्यूएशन को अप्लाई करना, ये सब इम्पॉर्टेंट है। तो कौन सा सेक्टर सिंपल है, कौन सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको कौन सा अच्छा लगता है, ये सब समझना, आपकी एक्सपर्टीज़ कहाँ है, और फिर उस जर्नी को धीरे धीरे सिंपल टू कॉम्प्लिकेटेड में एक्सपर्टीज़ बनाना, दैट शुड बी द पाथ। बट बेसिक थ्योरी और फंडामेंटल्स तो वही रहता है। बाकी बिजनेस समझना और अपने एक्सपीरियंस से वैल्यूएशन को मिक्स करना, उसमें वो एक स्किल है जो आदमी धीरे धीरे ग्रो करता है। दैट इज ट्रू। अब इसमें मैं अगर अपनी जर्नी की बात करूं, फंडामेंटल और वैल्यूएशन की, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे कुछ फ्लॉज हैं जो मैं सिर्फ फंडामेंटल और वैल्यूएशन से कवर नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरा रीज़न ये था टेक्निकल सीखने का और इम्प्लीमेंट करने का। जैसे मैं थोड़ा कंजर्वेटिव साइड का हूँ, बिकॉज अगर आप मेरा जॉब एक्सपीरियंस देखोगे तो मैं फाइनेंशियल रिस्क कंसल्टेंट था। तो जो आदमी अगर 5 साल रिस्क में काम किया है
उसको आप कुछ भी दोगे तो सबसे पहले वो रिस्क के बारे में सोचेगा। आप बोलोगे 20% पे ग्रो होगा तो वो सोचेगा अच्छा ये 10% पे भी तो कर सकता है। तो बाई नेचर ना मैं थोड़ा कंजर्वेटिव हूँ। तो जो कंपनीज रन होती है ना, मुझे पहले ही लगता है कि अरे ये तो बहुत ओवर वैल्यूड हो गया। तो पहले क्या होता था, टिल 17 18 19 आई यूज्ड टू सेल अर्ली। मुझे लगता था कि वो कॉस्टली हो गया, मैं बेच देता था, लेकिन वो बढ़ता जाता था क्योंकि मेरे एक्सपेक्टेशन से बेटर अर्निंग आ गई। एक तो ये हुआ। दूसरा क्या हुआ था कि अगेन मुझे ये भी रियलाइजेशन हुआ कि कंपनी सिर्फ अर्निंग पे नहीं चलती हैं। इनफैक्ट हर कंपनी का, अगर कोई कंपनी 5 बैगर बनती है तो जो लास्ट 1 और 2 बैगर आता है ना, वो बहुत बार अर्निंग्स पे नहीं आता, वो सेंटिमेंट पे आ सकता है, मोमेंटम पे आ सकता है, लिक्विडिटी पे आ सकता है। तो अगर आप पहले निकल जा रहे हो तो आप वो सब लूज कर दे रहे हो गेंस। तो दो चीज़ें, एक तो हम निकल जाएं और रिग्रेट करके नहीं, ये तो फंडामेंटल में नहीं था, नहीं हुआ। बट क्वेश्चन ये था कि अगर पैसा बन रहा है तो क्यों नहीं बनाया जाए वह पैसा, वो मैं पहले निकल के जो मैं लूज कर दे रहा हूँ वो मैं कैसे राइड करूँ। तो अगर आपको मोमेंटम राइड करना है, अगर आपको लिक्विडिटी राइड करना है, अगर आपको डिमांड सप्लाई राइड करना है, तो वो फंडामेंटल से और वैल्यूएशन से नहीं होगा। उसके लिए आपको डिमांड सप्लाई टेक्निकल एनालिसिस सीखना होगा। तो एक लर्निंग ये भी रही कि जैसे जैसे आप ग्रो करते हो अपने एक स्किल सेट में, उस स्किल सेट को कहाँ यूज़ करना है, कहाँ यूज़ नहीं करना है। अगर वैल्यूएशन भी कुछ चीज़ों को कवर नहीं कर पा रहा है तो आप क्या स्किल सेट सीखें कि उसकी कमी को भी पूरा कर सके। तो दैट इज माई आंसर कि हाउ, एंड दैट इज वाई आई सेड कि मैं जो 16 में करता था और 18 में करता था और अभी करता हूँ, सब में डिफरेंस है। बिकॉज आप जब भी कुछ करते हो तो आपको उसका फ्लॉ पता चलता है। तो अगर आप वैल्यूएशन का मेरे से फ्लॉ पूछोगे तो मुझे फ्लॉ ये लगता है कि जो लास्ट लेग ऑफ रनअप होता है, जब आपको लग रहा है वो मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो वैल्यूएशन की, मेरी इनकैपेबिलिटी हो एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर पाने की कि नंबर्स क्या होंगे या जो भी हो, बट वो एक गैप रहता है और उस गैप के लिए फिर हमें उसको कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट से पूरा करना होता है। और फिर भी कुछ छूटेगा, वो मार्केट में हमेशा वो रहता है कि कुछ ना कुछ छूटेगा। आपको मेंटली सेटिस्फाइड होना पड़ता है कि आप जो चाहते हैं हो रहा है, सब कुछ नहीं मिल सकता, ये हो गया काफ़ी है। करेक्ट, दैट्स ट्रू। बट आपने ये बात बहुत अच्छी की कि एज एन इन्वेस्टर और एज अ ट्रेडर it's very common to have feelings, emotions like greed and fear, right? तो हम वो emotions को कैसे control कर सकते हैं when we are investing in a company? तो ऐसा बहुत बार होता है कि we know the company is going to do well, but ऐसा बहुत बार होता है कि 1-2 साल के लिए वो perform नहीं कर रही है, so confidence जो होता है वो थोड़ा shake हो जाता है, right? As an investor, तो हम लोग वो emotions को कैसे control करें? सो एक होता है कि नहीं पता होना कि क्या क्या हो सकता है, वो एक अच्छा सिचुएशन होता है, बिकॉज आपको तो पता ही नहीं है कि ये भी पॉसिबिलिटी है। बट अगर आप बहुत कुछ देख लेते हो लाइफ में तो आपको पता है कि ये सब भी हो सकता है। तो जो आदमी पहली बार लेट से मार्केट में आता है और 2 महीने में 20% का रिटर्न मिलता है, तो उसके लिए तो वही रियलिटी है। वो तो आप जब 10 साल देखते हो और बार बार देखते हो तब आपको समझ में आता है कि 15% साल का अच्छा रिटर्न है, 15% महीने का वो एक बार 2 बार होता है और उसके बाद फिर बहुत बड़ा डाउनफॉल भी आता है। तो एक तो चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं, बट ह्यूमन माइंड है, वो ग्रीड फियर हमेशा रहता है। तो ये जो मैंने सिम्बा की बात की सिस्टम की, मेरा जो पर्पस था सिस्टम बिल्ड करने का, आइडिया जनरेशन तो एक पर्पस था, बट कहीं ना कहीं टू हैव अ डेविल्स एडवोकेट, कि कोई हो जो हमें मिरर दिखाए। क्योंकि जब आपका ग्रीड और फियर आपके ऊपर आता है ना, तो सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन, सारा लॉजिकल थिंकिंग धरा का धरा रह जाता है। उस समय अगर आपके सामने कोई है नहीं जो आपको बोले कि देखो तुम गलत सोच रहे हो, तो फिर आप भावनाओं, इमोशंस में बह जाते हैं। तो सिस्टम का जो रोल होता है, सिस्टम का रोल वही होता है। लोगों को एल्गोरिथम सिस्टम लगता है कि वो 99% एल्गोरिथम, वैसा नहीं है। सिस्टम का सबसे बड़ा पर्पस एक ये भी होता है कि आपको, अगर आप गलत जा रहे हैं तो बाई प्रोसेस वो सही आईना दिखाए। दैट इज वाई इट इज सेड कि इन्वेस्टिंग इज ईजी, इट इज सिंपल बट नॉट ईजी। क्योंकि वो आपका इमोशन आपके ऊपर जाता है। जब स्टॉक सबसे कॉस्टली होता है उस समय सबसे ज़्यादा डिमांड होता है, और जब सबसे चीप होता है लेने वाला कोई नहीं होता। लेकिन हम सब रटते रहते हैं कि बाई व्हेन फियरफुल, बट आता है तो क्यों नहीं कर पाते, इमोशंस। तो सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। अब सिस्टम कैसे डेवलप करें, अगेन आपको अपना इन्वेस्टिंग स्टाइल समझना होगा, ट्रेडिंग स्टाइल समझना होगा। तो जैसे मैंने बोला, अगर आप ग्रोथ इन्वेस्टर है तो आप उस तरह का सिस्टम बिल्ड कीजिए जिससे आपको पता चले कि कौन सी कंपनी अभी ग्रो कर रही हैं, किस रेट पे ग्रो कर रही हैं। 2000 में से कुछ 50 कंपनीज निकल के आएंगी। अगर आपको ग्रोथ के साथ आपको क्वालिटी भी चाहिए तो फिर उसमें आप कैश फ्लोज के, बैलेंस शीट के, उसके पैरामीटर्स ऐड कीजिए। उसके बाद अगर आपको वैल्यूएशन चाहिए तो वो भी ऐड कीजिए। बट आपका कुछ तो तरीका होना चाहिए, कुछ तो प्रोसेस होना चाहिए जो आपके दिमाग में चीज़ें हैं उसको कैप्चर कर सके।
अगर आपको ट्रेडर हैं तो आप कब एग्जिट करेंगे? एक जो डेली लेवल का ट्रेडर है, अगर वो 15% का स्टॉप लॉस ले लेगा तब तो उसका पूरा ट्रेडिंग चौपट हो जाएगा। बट अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको 2 साल स्टॉक राइड करना है, तो वो 15% का कट लिए बिना वो राइड नहीं कर सकता। तो आपको सबसे पहले अपना ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग आप जो भी कर रहे हैं, आप किस टाइम फ्रेम में कर रहे हैं, किस ऑब्जेक्टिव से कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्टिव में आपको 3 महीने में एग्जिट करना है, 2 साल में एग्जिट करना है, ये सब पता होना चाहिए। जब वो क्लैरिटी आ गई, फिर आप उसके राउंड में एक सिस्टम बनाइए जो काम करता है। जो आपने देखा, तब तो आपको पता चलेगा कि आपको 5% का स्टॉप लॉस लेना है या 15% का स्टॉप लॉस लेना है, या स्टॉप लॉस लेना नहीं है। मतलब मैं तो देखता हूँ लोग अलग अलग तरह के स्टाइल के लोग होते हैं और हर कोई एक दूसरे स्टाइल को ये सबसे अच्छा स्टाइल है, वो सबसे खराब स्टाइल है, वो करता है। मेरा मानना है कोई भी स्टाइल अच्छा या खराब नहीं होता, हम उस स्टाइल को कैसे अडेप्ट कर रहे हैं वो उस स्टाइल को अच्छा या खराब बना रहा होता है। तो वी हैव टू फर्स्ट गो थ्रू द जर्नी, हैव दैट एक्सपीरियंस। उस एक्सपीरियंस को एक प्रोसेस और फ्रेमवर्क में कन्वर्ट करना होता है, हमारे रूल्स रहने चाहिए और वो रूल्स फॉलो करना चाहिए। इफ़ यू लुक एट बेस्ट ऑफ द ट्रेडर्स, हर ट्रेडर का एक अपना प्रोसेस था, फ्रेमवर्क था, रूल था, और जो डिसिप्लिन और रूल को फॉलो करता है वो सक्सेसफुल होता है, और जो उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करता है, और इट शुड बी अ वर्किंग प्रोसेस, वो फेल्ड होता है। तो फॉर मी, बिल्डिंग दीज काइंड ऑफ सिस्टम्स एंड रूल्स, दिस इज द वे टू कंट्रोल माई फियर एंड इमोशन। कि अगर मैं ग्रीड में बह भी रहा हूँ और मेरा सिस्टम बोल रहा है कि अभी तुमको निकल जाना चाहिए, भी कॉशियस रहना चाहिए, तो देन आई रिमेन कॉशियस। अगर मैं थोड़ा बहुत गलती कर भी रहा हूँ ग्रीड में, कि चलो पहले क्या था कि 100 रुपये में आदमी 50 रुपये पे कर लेता था, अब होता है तो 5 रुपये पे करता है। तो आप गलती भी कर रहे हो ग्रीड में बह के भी, तो कम कर रहे हो। तो दैट इज द ओनली वे, अनटिल यू आर इमोशनली सो कंट्रोल्ड बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस और बाई नेचर, दैट यू डोंट गेट इन टू ऑल ऑफ दिस। तो मैं तो अलग एंड पे हूँ, मुझे बहुत जल्दी ग्रीड एंड फियर होता है, तो मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट था। एंड दैट इज़ वाई आई हैव बिकम मोर एंड मोर सिस्टमेटिक राइट फ्रॉम आइडिया जनरेशन टू एग्जिट, बिकॉज आई नो एल्स माई ग्रीड एंड फियर विल डोमिनेट। सो सर, आपने बताया कि आप आइडिया जनरेशन के लिए सिस्टम यूज़ करते हो, बट अगर मैं एक नई इन्वेस्टर हूँ और मुझे इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना कोई सिस्टम में, तो मैं कैसे आइडिया जनरेशन के लिए मैं क्या प्रोसेस यूज़ कर सकती हूँ? मतलब कोई फ्री सोर्सेस जहाँ से मुझे कोई ऐसे टूल्स हो जिससे मैं यूज़ करके आइडिया जनरेशन कर सकूँ? अभी तो लास्ट जो 5-6 साल हुआ है वो आई थिंक इन्वेस्टिंग, और 10 साल इन्वेस्टिंग वर्ल्ड के लिए, आई थिंक इन इंडिया दिस हैज़ नेवर बीन बिफोर। बहुत ही वो जो कहते हैं ना, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज और डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इन्वेस्टिंग, हम उस फेज से गुजर रहे हैं। और आई थिंक उसमें टेक्नोलॉजी का, इस तरह के वेबसाइट्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। सो अगर मैं फंडामेंटल इन्वेस्टिंग की बात करूं, एंड आई थिंक हर कोई जो भी इन्वेस्टिंग में है, आप कुछ तो यूज़ करते हैं, आप screener.in यूज़ करें, आप ट्रेंड लाइन यूज़ करें, आप तिजोरी यूज़ करें, हर कोई कुछ ना कुछ यूज़ कर रहा है। और अगर आप पुराने बड़े इन्वेस्टर्स का सुनेंगे, जैसे रामदेव अग्रवाल सर हैं, तो उनकी स्टोरीज होती है कि हम जाते थे और पेपर खरीदते थे, वहाँ से ट्रैक करते थे, पी रेशियो बहुत बड़ी चीज़ होती थी, और हम वहाँ से यहाँ पहुँच गए। तो आज के डेट में हमारे पास टूल्स सारे अवेलेबल हैं। हमारी कैपेबिलिटी क्या है उस टूल को समझने की और उस टूल से बेस्ट एक्सट्रैक्ट करने की, वो हमारे नॉलेज पे डिपेंड करता है। तो अगर कोई इन्वेस्टर है जो शुरू में आ रहा है, तो मैंने, एक तो आप जब शुरू करते हो तो कुछ तो एक फाउंडेशनल नॉलेज होना चाहिए, आप 1-2 बेसिक बुक तो पढ़े होना चाहिए। तो जैसे मैंने जब 15 में शुरू किया, तो मैं बहुत कॉशियसली थोड़ी एकदम क्वालिटी इन्वेस्टिंग पे फोकस किया कि मैं रिस्क नहीं लूँगा। एक बुक थी द 5 रूल्स ऑफ सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग बाय पैट डोरसी। तो एक फ्रेमवर्क बना कि अच्छा, मैं जो इन्वेस्टमेंट करूँगा इस तरह की कंपनीज़ में करूँगा, जो बैलेंस शीट वाइज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं हो, जो एक्चुअल प्रॉफिट को कैश फ्लो में कन्वर्ट करती हों, बिकॉज जो वैल्यूएशन होता है कैश फ्लो पे मिलता है, ग्रो करती हों, ताकि ग्रोथ में ही पैसा बनता है। वो भी एक रियलाइजेशन था जो 3 साल के बाद आया। तो पहले क्या होता था कि हर कुछ जो सस्ता लगा उठा लेते थे, बट वो सस्ता ना 3-3 साल सस्ता रह जाता है जब ग्रोथ नहीं आता है। फिर आपने जब एक प्रोसेस बना लिया कि हाँ, ये 8-9 चीज़ें हैं, तो आजकल तो उसको screener.in में डाल के आप उसका एक स्क्रीनर बना सकते हैं कि टेल मी अ कंपनी where return on capital of 5-year average has been more than 15% growth this promoter this। तो जब आप वो 7-8 चीज़ें लगाते हैं तो आपका यूनिवर्स जो है वो घट जाता है 2000 में से। और आप देखोगे पैसा बनाने वाली लॉन्ग टर्म में कंपनीज कम होती हैं, एक्चुअल जो क्वालिटी यूनिवर्स होता है वो 20% का होता है। तो आपको वो लिस्ट आ गया,
अब वो लेट्स से कि 60-70 कंपनीज आ गई, अब आप स्टडी कीजिए। दूसरा क्या होता है कि एक कंपनी आप स्टडी करते हैं तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है। तो आपने अगर हर साल 50 नई कंपनी स्टडी की तो 4 साल में आपका 200 कंपनी का रिपोजिटरी बन गया। फिर हर साल 200 में से 10 कंपनी होगी जो अट्रैक्टिव हो जाएगी, तो वो लर्निंग फेज़ है। उसी तरीके से अगर आप ट्रेडिंग में आइए, अब ट्रेडिंग में भी 2 अप्रोचेस हैं, और अगेन मैं ये नहीं कहता ये सही है, ये गलत है। ये ऑल डिपेंड करता है आपके पास कितना टाइम है, कितना कैपेबिलिटी है, कितना एक्सपर्टीज़ है। एक तरीका ये है कि आप पूरे 2000 चार्ट्स देखिए डेली लेवल पे, आइडेंटिफाई कीजिए। उससे पहले आपको बेसिक ऑफ जो चार्ट रीडिंग है, रिस्क मैनेजमेंट है, वो आना चाहिए। अगेन उसके लिए 1-2 बुक्स पढ़नी पड़ेंगी जो चार्ट्स को समझने में हेल्प करें, जो रिस्क मैनेजमेंट को समझने में हेल्प करें। उसके बाद लेट्स से कि आपने शुरू किया, तो उसमें एक तरीका है कि आप सब कुछ मैनुअली कीजिए, दूसरा तरीका अगेन है कि वहाँ पे आप कुछ स्कैनर्स बनाइए। अब स्कैनर्स में क्या होता है कि आप एक विजुअली आपकी एक चार्ट देख रहे हैं, अब वो आज चार्ट देख रहे हैं, अब उसको डबल बॉटम बोल दीजिए, हेड एंड शोल्डर बोल दीजिए, क्या आप उसको मैथमेटिकली स्कैनर में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो अगेन टूल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चार्टिंग करके एक टूल है जहाँ आप उसको पूरा रूल्स लिख सकते हैं, जहाँ आपको लेट्स से आप अगर ब्रेकआउट इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो 52 वीक हाई कौन सा बना रहा है, तो उसको आप कन्वर्ट करके स्कैनर्स बना सकते हैं जो आपको हर ट्रेडिंग थीम पे आपको 50-60 स्टॉक दे सके, और फिर उस पर आप डिटेल चार्ट स्टडी कीजिए। तो आइडिया जनरेशन का प्रोसेस यही होता है। आपको आज के डेट में टेक्नोलॉजी मिली हुई है, आपको एक बेसिक फाउंडेशनल स्किल बनाना है, फिर अपने मेंटल थॉट प्रोसेस को एक मैथमेटिकल रूल में कन्वर्ट करना है, वहाँ से फिर एक लिस्ट मिलती है, फिर उस लिस्ट पे डिटेल में काम करना है, और फिर उसमें से एक्ट करना है। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वो नॉलेज आपका कंपाउंड होता रहता है, और फिर आपका जो एक्सपर्टीज लिस्ट है वो भी बढ़ता जाता है। सो सर, आप हमें आपकी कोई सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट के बारे में बता सकते हो कि ऐसा कोई स्टॉक विच रियली परफॉर्म्ड वेल? So I'll tell a stock which performed really well. I didn't make lot of money, but that gave me confidence that I am in the right direction. So एक कंपनी है टेस्टी बाइट्स करके, और ये एग्जाम्पल मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं स्टॉक्स बता सकता हूँ जहाँ 5-6 टाइम्स बना है, बट ये कंपनी काफ़ी स्पेशल और इंटरेस्टिंग है। क्योंकि आपने शुरू में पूछा था कि अगर आप मार्केट में नए हो तो क्या होता है, तो मैंने जब 15 में वापस से शुरू किया ये सब करना, एक्टिव इन्वेस्टिंग खुद का, तो उस समय बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता था, लेकिन एक बेसिक पढ़ा था कि क्वालिटी कंपनी क्या होती है, ये वो बहुत ही बेसिक फिल्टर्स लगा के ये कंपनी उस स्कैनर में निकल के आई थी। गुड रिटर्न ऑन कैपिटल, गुड ग्रोथ, और फिर भी एफएमसीजी, अभी एफएमसीजी में कोई भी 50 पी के नीचे की बात नहीं करता है, राइट? लेकिन फिर भी अगर खोज रहा हूँ कि 30 पी के नीचे कौन सा स्टॉक है, सो 2 स्टॉक निकल के आए थे उस समय 15-16 में। एक कंपनी थी टेस्टी बाइट और एक कंपनी थी डीएफएम फूड। डीएफएम फूड बाद में एक्वायर हो गई, 1 पी फर्म एक्वायर्ड। सो टेस्टी बाइट निकल के आई, और जहाँ तक मुझे याद है उस समय स्टॉक कुछ 3000 पे था। टिपिकल एफएमसीजी स्टोरी, जिसमें एक रेडी टू ईट फूड का बिजनेस था, और ये लोग इंडिया में नहीं करते थे, ये यूएस में रेडी टू ईट करते थे। और एक इनका B2B बिजनेस था जिसमें आपके जो सॉसेज ये सब जो बनते हैं, तो ये B2B सप्लाई करते थे, ये जो QSR सेक्टर है उसको। काफ़ी छोटी कंपनी थी, स्मॉल कैप कंपनी थी, और उसमें बहुत अच्छा पैसा बना, 3 बैगर बना, और मैं निकल गया ये सोच के कि बहुत अच्छा पैसा बना। उस समय पोर्टफोलियो भी बहुत छोटा था। अभी तो मुझे याद भी नहीं कि वो स्टॉक कितना बैगर हो गया, बिकॉज मैं 9000 पे निकला, फिर वो स्टॉक आई थिंक 15-20 हज़ार गया था, फिर उसका स्टॉक स्प्लिट हुआ था, फिर 21,000 गया, और अभी कुछ 12,000 पे है। तो मतलब लर्निंग ये थी कि कंपनी जो बहुत छोटे स्केल की कंपनी है, साइज़ बहुत छोटी है, और जो 10-12 साल ग्रो कर सकती है, तो उसमें आपको मतलब बने रहना है, जब तक वो ग्रोथ है बने रहना है। और कंपनी 2 बार एक्वायर हुई। आज के डेट में वो कंपनी मार्स फूड, जो दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है फूड में, उससे एक्वायर्ड है। बट उससे ये पता चला मुझे कि मतलब आई हैव कैपेबिलिटी टू आइडेंटिफाई स्टॉक्स, गुड स्टॉक्स। ये भी पता चला कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं चाहिए, बहुत बार मार्केट सिंपल तरीके से भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स दे सकता है, और डिसेंट वैल्यूएशन पे दे सकता है। तो वो भी हम कहते हैं ना कि इन्वेस्टिंग इज़ नॉट कॉम्प्लेक्स, वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। तो कहीं ना कहीं टेस्टी बाइट से बहुत सारे लेसन्स मिले, बिगिनर को क्या करना चाहिए, कैसे चीज़ें आइडेंटिफाई होती है, सिंपल इन्वेस्टिंग भी कैसे काम करता है, आप अर्ली एग्जिट कर लेते हो। तो वो जो होता है ना कि वो हम लोग बात करते हैं कि वो इन्वेस्टर 20 साल रख के इतना वेल्थ क्रिएट किया, तो ट्रेडिंग ये सब सही है, बट वेल्थ क्रिएशन लोग कहते हैं कि अच्छी कंपनीज को टाइम तक होल्ड करने से होता है। So that way Tasty Bites has a lot of learnings for me, so it remains that special stock,
दो थ्री बैगर ही बना कंपेयर टू उसकी जर्नी। मैंने हार्डली 1/4 या 1/5 निकाला, बट वो स्टॉक स्पेशल है बिकॉज वो स्टॉक ने कॉन्फिडेंस दिया जिसके बेसिस पे फिर आगे चल के और भी बेटर स्टॉक्स निकले। करेक्ट करेक्ट। सो सर ऑन द फ्लिप साइड आप ऐसे कोई स्टॉक के बारे में बता सकते हो जहाँ पे आपके हिसाब से वो नहीं चला, मतलब आपको लगा कि इट कुड बी अ मल्टी बैगर बट इट डिडंट वर्क आउट दैट वे, तो ऐसा कोई स्टॉक, ऐसी कोई स्टोरी? बहुत सारे स्टॉक्स हैं और बहुत बार ऐसा हुआ कि जहाँ लगा ये चलेगा वो नहीं चला, और जहाँ लगा था नहीं चलेगा चल गया। और अगेन अगेन आई विल कनेक्टेड बैक टू लर्निंग कि कैसे लर्निंग इवॉल्व होती है। तो मैंने बताया था कि जब 2007 में आया था तो जो पहली बुक पढ़ी थी टेक्निकल की पढ़ी थी। तो एक होता है कि चीज़ों को ना लाइन बाय लाइन रटना एक चीज़ होती है, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो एक अलग चीज़ होती है। हम कोई चीज़ थियोरेटिकली समझ जाते हैं बट प्रैक्टिकली नहीं समझते हैं। तो वो बेसिक टेक्निकल मुझे पता था, बट 15 में बिकॉज एमबीए किया, कोर फाइनेंस में काम किया, फंडामेंटल चल रहा था, कंफर्टेबल था। सो मैं टेक्निकल उतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा था 15 16 17 में। और 15 से बाद 17 बहुत अच्छा मार्केट था, अगेन जैसा अभी मार्केट चल रहा है वैसा ही मार्केट था और खूब पैसा बना। तो जब पैसा बनता है तब तो आपको पता नहीं चलता कि क्या काम नहीं किया। तो उस समय मैंने एक कंपनी में पैसा लगाया था, बैंकिंग। और इसीलिए मैंने वैल्यूएशन में भी ये पॉइंट बोला कि कोई सेक्टर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। सो बैंकिंग में एक कंपनी है आरबीएल बैंक करके, और कंपनी बहुत अच्छा कर रही थी, 30% का ग्रोथ। ये कोऑपरेटिव बैंक को लेके उन्होंने एक विश्वधीर आहूजा करके थे, जो आई थिंक बैंक ऑफ अमेरिका में बहुत सीनियर पोजीशन पे थे, उनको लेके आए थे एंड ही डिड ऑल दिस टर्न अराउंड। फिर आरबीएल बैंक का आईपीओ आया, मैंने कुछ 400-450 पे लिया। एंड यूजुअली आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये कंपनी जो 25% से ग्रो कर रही है, वैल्यूएशंस ठीक है, यहाँ खूब पैसा बनेगा। दैट वाज द एक्सपेक्टेशन। जब बेयर मार्केट चालू हुआ, ये 18 में आईएलएफएस क्राइसिस, वो बहुत बड़ा मोमेंट था, उसको इंडिया का काइंड ऑफ लेमन मोमेंट बोलते हैं। शुरू के पीरियड में कम बैंक फिर भी अच्छा करता रहा, दैट गेव मोर कॉन्फिडेंस कि नहीं ये तो अच्छा करेगा। और मैनेजमेंट भी आके बार बार बोलता था कि देखो अगर सारे एनबीएफसीज की लग रही है, हमारा बुक्स अभी भी बिल्कुल स्ट्रांग है। बट सिर्फ 4 खराब कॉरपोरेट अकाउंट्स ने उस बैंक को पूरा पीएनएल बिगाड़ दिया। बिकॉज बैंक छोटे स्केल का था, तो लेवरेज गेम कितना रिस्की होता है। बट पॉइंट नहीं है, पॉइंट ये है कि एक तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चला नहीं, दूसरा क्या था कि लॉस, आप बोल रहे थे कहाँ लॉस हुआ, ये लॉस अवॉइड हो सकता था। आप आज भी जाके 2017-18 का चार्ट देखोगे आरबीएल बैंक का, तो एक बहुत ही टेक्निकल एनालिसिस में पॉपुलर चीज़ होती है कि कोई स्टॉक अगर 200 डे का मूविंग एवरेज ब्रेक करके नीचे जा रहा है और हाई वॉल्यूम से नीचे जा रहा है, तो कहते हैं ना, सेल फर्स्ट थिंक लेटर। मैंने देखा वो, मुझे पता भी है ये बेसिक है टेक्निकल का, बट एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस, होता है ज़रूरत से ज़्यादा कन्विक्शन हो जाना। तो मैंने एग्जिट नहीं किया। तो जो 400 का बाई प्राइस था, स्टॉक 700 गया, 700 से वो ब्रेकडाउन पता नहीं 450-600 पे आया था। फाइनली वही चीज़ मैंने 300 पे बेची एंड कुछ 30-40% का लॉस था, जो उस ईयर का मेरा वर्स्ट लॉस था। और वो तब आया जहां मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपेक्ट किया था, और इस लर्निंग से आया कि नहीं, टेक्निकल का अपना इम्पोर्टेंस है, स्पेशली जो सेक्टर डिफ़िकल्ट होते हैं वहाँ ज़्यादा रिलाई करना चाहिए। और भी बहुत एग्जाम्पल हैं, और हमेशा ना हम लॉस को प्राइस करेक्शन के मीन से समझते हैं। मेरे स्टॉक्स प्राइस करेक्शन से भी ज़्यादा टाइम करेक्शन वाले रहे हैं, बिकॉज आपका एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। और अगेन इसीलिए मैंने बोला कि मैंने फिर टेक्निकल सीखना समझा। इसलिए मैंने बोला कि वैल्यूएशन का मतलब बस ये नहीं होता है कि आप कोई भी लो पी स्टॉक उठा के बैठ जाएं। वहाँ पे क्या होता है ना कि वहाँ पे आपको टाइम करेक्शन ज़्यादा आ जाता है। तो ऐसे भी बहुत स्टॉक हैं, जैसे एक स्टॉक है टेक्सटाइल की कंपनी है कोयम्बटूर की। तो उसमें क्या हुआ था कि प्राइस वाइज बहुत करेक्शन नहीं आया, बट ये सब स्टॉक परफॉर्म नहीं किए। तो अगर आपका, आई थिंक अंबिका कॉटन था, तो ये सब स्टॉक ना 2 साल 5 साल में 1 साल परफॉर्म करते हैं। तो टाइम करेक्शन वाले स्टॉक अलग होते हैं, प्राइस करेक्शन वाले अलग होते हैं। तो आई थिंक जब हम लॉस के बारे में सोचते हैं क्या अच्छा नहीं कर रहा है, एक लर्निंग ये भी है कि हम सिर्फ प्राइस करेक्शन का नहीं सोचें, हम टाइम करेक्शन का भी सोचें। तो ये सब स्टॉक्स थे जहाँ टाइम करेक्शन मिला, और फिर धीरे धीरे, इसीलिए कब स्टॉक लेना है, कितना लेना है, कब ज़्यादा लेना है, वैल्यू का क्या इंपॉर्टेंस है, मोमेंटम का क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसीलिए जो टेक्नो फंडा का प्रोसेस डेवलप हुआ, इन सब प्योर लर्निंग पे डेवलप हुआ। राइट। सो सर एज एन इन्वेस्टर मैं अपना रिस्क कैसे मैनेज कर सकती हूँ?
सो मैं सिर्फ एज एन इन्वेस्टर बोलूँगा बिकॉज आपका क्वेश्चन था एज एन इन्वेस्टर. सो जब हम इन्वेस्टिंग करते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट जो होता है वो सिंपली इस तरीके से आता है कि हम चीज़ें कितनी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ले रहे हैं. ट्रेडिंग में वो स्टॉप लॉस होता है बट इन्वेस्टिंग में इट्स ऑलवेज अबाउट वैल्यूएशन. अब इन्वेस्टिंग में पैसा कैसे बनता है, आप कोई चीज़ जो 100 रुपए का है अगर वो 50 रुपए पे मिल जाए आप ले लें और 150 रुपए पे बेच दें, तो जो एक्चुअल वर्थ है उससे सस्ते में मिल जाए और उससे महंगे में बेच दें या होल्ड करें जो भी है. लेकिन अगर जो चीज़ 100 रुपए की है अगर आप उसको 150 रुपए पे ले रहे हो तो आप रिस्क ले रहे हो. तो रिस्क मैनेजमेंट तब होगा जब आप उस चीज़ को सही वैल्यू पे लो और कुछ मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ लो. मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब ये है कि मैं आज अगर इवैल्यूएट कर भी लूँ कि ये चीज़ का वर्थ 100 रुपए है. बिजनेस और दुनिया बहुत ही डायनेमिक वर्ल्ड है. जो चीज़ आज वैलिड है कल वैलिड नहीं रहेगी. आप एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो जिसमें रेगुलेशन का रिस्क है. आज वो रेगुलेशन नहीं आया है लेकिन अगर कल वो रेगुलेशन आ गया और लेट्स से उस रेगुलेशन के कारण कंपनी को 10% का नुकसान हो गया तो वो रिस्क है. तो इस चीज़ को समझना, क्योंकि वैल्यूएशन कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं, एक रेंज होता है. तो आपके प्राइस में जितना ज़्यादा निगेटिविटी फैक्टर्ड है आप उस प्राइस पे ले रहे हो, दैट मीन्स आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी उतना ज़्यादा है. तो अगर आप सही चीज़ को उससे अट्रैक्टिव प्राइस पे ले रहे हो जहाँ कुछ थोड़ा बहुत नुकसान भी हो गया. एक तो होता है कि आपको कब एग्जिट करना है, हर डिसीजन सही नहीं होता. आपने सब रिस्क मैनेजमेंट कर लिया और फिर भी अगर एजम्पशंस पूरे चेंज हो गए तो आपको निकलना पड़ता है. बट अगर आपने ऑलरेडी वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे लिया था कि उसका फेयर वैल्यू 100 है लेकिन अगर आप उसको 80 पे ले रहे हो तो कुछ गलत भी जाता है ना, तो एक तो आपका लॉस कम होता है और अगर सही चला गया तो फिर वो बहुत सही है. जैसे मैं अगर एक दो एग्जाम्पल ले लूँ, लेट्स से पिछले 1-2 साल का कुछ इन्वेस्टमेंट्स लेते हैं. एक कंपनी है टैलब्रॉस ऑटोमोटिव करके, और दो कंपनी पे मैंने यूट्यूब वीडियो बनाई थी एक साथ, पार्ट 1 पार्ट 2 में. एक कंपनी थी मैनन बेरिंग और एक कंपनी थी टैलब्रॉस ऑटोमोटिव. टैलब्रॉस जो थी ये कंपनी, आप हिस्ट्री देखोगे तो ठीक ठाक सब कुछ, ग्रोथ रेट सब कुछ सही था. मैनेजमेंट केम विद अ विजन कि हम 5 साल में यहाँ से यहाँ टर्नओवर करेंगे. आप उसको अगर कैगर में देखोगे तो वो 20% का कैगर आ रहा था. एंड ही क्रिएटेड बिजनेस हेड्स हर बिजनेस के लिए, 4 डिवीजन के लिए. और वो कंपनी कुछ 11 टाइम्स वैल्यूएशन पे अवेलेबल थी और वो 20% सेल्स ग्रोथ की बात कर रहे थे और मार्जिन इंप्रूवमेंट की भी बात कर रहे थे. तो आप इमेजिन कीजिए कि अगर आपको एक 20% इज सेल्स, दैट मीन्स योर ईपीएस विल ग्रो एट 24-25. ऐसी कंपनी अगर आप 10 पी पे मिल रही है, वो 25 नहीं, 25 की जगह अगर 18% का भी ग्रोथ रेट आता है और कंपनी 10 टाइम्स अर्निंग पे है तो दैट्स अट्रैक्टिव वैल्यूएशन. तो वहाँ कुछ गलत भी होगा तो आप लूज नहीं करोगे. लेकिन अगर आप उसका रिवर्स कर रहे हो कि कोई कंपनी है जो 10% से ग्रो करने वाली है और उसके आप 25-30 टाइम्स पे ले रहे हो. जैसे मैं अब आपको एक रिवर्स एग्जांपल दिखाता हूँ कि हैप्पीएस्ट माइंड करके एक कंपनी आई थी आईपीओ में 2020 में, और कोविड के बाद डिजिटल बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा था. तो जब बिजनेसेस बहुत अच्छे करते हैं ना तो लोगों के होप्स भी वैसे बनते हैं और वैल्यूएशन में आ जाता है. सो हैप्पीएस्ट माइंड ने 100 का पी टच किया था, मतलब 100 टाइम्स अर्निंग का. और एक बहुत ही सिंपल एनालिसिस ये किया मैंने कि आईटी सेक्टर में सर्विसेज कंपनी कितनी है जो 5 साल 20% से ज़्यादा ग्रो कर पाती हैं. और रियली नीड टू बी कंसिस्टेंट टू ग्रो, बिकॉज आपका इंडस्ट्री ग्रोथ रेट 7-8% का है तो आप इंडस्ट्री के 3 टाइम से ग्रो कर रहे हो. और जो बेस्ट मार्जिन कंपनीज हैं लाइक टीसीएस वर्क्स ऑन ऑलमोस्ट 29% ऑपरेटिंग मार्जिन. तो मैंने लिया कि अगर हैप्पीएस्ट माइंड 20% से भी 5 साल ग्रो करती है और 30% का ऑपरेटिंग मार्जिन रखती है, और लेट्स से कि 5 साल स्टॉक का प्राइस मूव नहीं हो, ये जुलाई 21 के बाद है, अगर 5 साल स्टॉक प्राइस मूव नहीं हो, आपका प्राइस वही है, कंपनी का अर्निंग्स 20% से बढ़ रहा है, मतलब 3.5 साल में आपका अर्निंग्स डबल हो रहा है. उसके बाद भी 5 साल के बाद ये कंपनी 47 पीई पे रहेगी. और गलती से भी ग्रोथ स्लो हो गया, लेट्स से कि ग्रोथ घट के 20% का 10% हो गया, 10% वाली कंपनी को 47 पी कौन देगा. तो इतना रिस्क फैक्टर्ड है यहाँ, तो क्यों ऐसे जगह इन्वेस्ट करना. तो दैट इज हाउ वी फाइंड आउट दीज थिंग्स. तो सर हम लोग रिस्क मैनेजमेंट की तो हमने बात की, बट दूसरा फैक्टर जो इन्वेस्टमेंट में होता है वो है डाइवर्सिफिकेशन. बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि वी वुड कॉन्सेंट्रेट आवर फंड्स इन फ्यू कंपनीज. तो हम लोग डाइवर्सिफाई कैसे कर सकते हैं हमारे रिस्क को?
सो उसमें दो चीज़ें आती हैं, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो है अपने आप को समझना। सी ये वो जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कोई भी आप इन्वेस्टिंग बुक उठाओगे तो उसमें वो एक आता है कॉन्सेप्ट कि बियॉन्ड 20-25 स्टॉक्स डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। आइडियली आपको 25 स्टॉक्स रखने चाहिए। बट पर्सनली आई हैव सीन, एंड अगेन देयर आर बुक्स वेयर पीपल हैव ट्रैक्ड दुनिया के सबसे सक्सेसफुल 40-50 इन्वेस्टर्स जिनकी 15 साल से ज़्यादा की हिस्ट्री पब्लिक है। और आपको हर तरह के इन्वेस्टर मिलेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड भी मिलेगा, डाइवर्सिफाइड भी मिलेगा, ट्रेडर भी मिलेगा, ग्रोथ भी मिलेगा। हर किसी ने पैसा बनाया है। तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि बियॉन्ड ए पॉइंट डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्सेंट्रेशन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसका प्रोसेस क्या है, और प्रोसेस डिटेलिंग डिसाइड करता है पर्सनली भी। एंड दीज आर सम ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीपल इन इंडिया। उसमें से बहुत लोग हैं जो हाईली डाइवर्सिफाइड हैं और फिर भी सक्सेसफुल है। ये प्रोसेस पे डिपेंड करता है। अगर आप भी एक कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर बनना चाहते हो और वॉरेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला की तरह अपने पैसे को कंपाउंड करना चाहते हो, तो आपको सही स्टॉक को सही प्राइस पे बाय करना आना चाहिए। इसी को इंपॉर्टेंस देते हुए हमने कुमार सौरभ, जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, उनके साथ स्टॉक मार्केट वैल्यूएशंस पर एक कोर्स बनाया है, जहां हमने वैल्यूएशंस के हर एक फ्लो को डिटेल में समझाया है। सिर्फ यही नहीं, हमने बहुत सारे यूज केसेस भी डिस्कस किए हैं, along with giving you the right scanners and Excel sheets, जो कि आपको directly help करेंगे to identify stocks जिनमें अच्छा रिटर्न देने का पोटेंशियल है। अगर आप ये वैल्यूएशंस के स्किल को सीखना चाहते हो, तो आज ही इस कोर्स में एनरोल करें और हमारे साथ स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन सीखिए। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। जैसे मेरे प्रोसेस में हमेशा 10-12 स्टॉक्स ऐसे होते हैं जहाँ पे मैं रिसर्च कर रहा होता हूँ, बट बिना एक्टिव पोजीशन लिए ना वो मोटिवेशन नहीं आता। तो डाइवर्सिफिकेशन का पर्पस क्या है ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो एक तो ये है कि आप किस तरह का पोर्टफोलियो बना रहे हैं। आप पोर्टफोलियो में एक्सपेरिमेंट स्टॉक रख रहे हैं, स्टडी करने के लिए एक कोर सैटेलाइट बना रहे हैं। अगर वो पर्पस है तो आपके स्टॉक पोर्टफोलियो में 50 स्टॉक्स भी हैं, लेकिन उस 50 में से 80% पैसा आपका 20 स्टॉक में है, तो कहने के लिए आप हाईली डाइवर्सिफाइड हैं, बट हाईली डाइवर्सिफाइड नहीं है। वो 10 स्टॉक अभी भी 5% ही है। तो काउंट ऑफ स्टॉक में डाइवर्सिफाई करना और परसेंटेज एलोकेशन में डाइवर्सिफाई करना, ये दो अलग चीज़ें हैं और इनका मोटिव ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ये एक समझना एक चीज़ है। अब दूसरी चीज़ है कि कहाँ डाइवर्सिफाई करें, क्यों डाइवर्सिफाई करें, कैसे डाइवर्सिफाई करें। मान लो आप कि मैंने 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो बना लिया, मतलब हर स्टॉक में 10% है, लेकिन वो 5% नीचे जा रहा है तो मेरी नींद उड़ जा रही है और मैं कह रहा हूँ कि मैं कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टर हूँ। तो वैसा कॉन्सेंट्रेशन का क्या फ़ायदा कि आप सो भी नहीं पाओ चैन से। तो सबसे पहले थियोरेटिकली क्या काम करता है वर्सेस मेरे लिए क्या काम कर रहा है वो समझना ज़रूरी है। कि अगर मैं इतना कॉन्सेंट्रेटेड हो गया हूँ कि मैं चैन से सो नहीं पा रहा हूँ, तो क्या फ़ायदा उस कॉन्सेंट्रेशन का। ज़्यादा पैसा बने कॉन्सेंट्रेशन से नहीं बने। सो आप किस लेवल पे डाइवर्सिफाई होके चैन की नींद सो पा रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो अगर आपको 10% एलोकेशन पे मिलता है ठीक है, वो अगर आपको 5% पर एलोकेशन पे मिलता है ठीक है। दूसरा है कि किस पॉइंट के बियॉन्ड वो सेंस नहीं बनता। आई थिंक इट डिपेंड्स अ लॉट अराउंड आपका स्टॉक पिकिंग स्किल क्या है। कुछ लोग होते हैं जो हर चीज़ को सही प्राइस पे उठा लेते हैं, बट उनमें ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि ये उठाएं या ये उठाएं। विनर पता नहीं होता, बट ये पता है कि यहाँ मेरा पैसा नहीं डूबेगा। तो आई थिंक वो सब जो स्किल्स होते हैं अपने आप को समझना और हमारा स्ट्रेंथ क्या है, हम सही विनर उठा पाते हैं या हम सबसे बड़ा स्टॉक उठा पाते हैं, आई थिंक वो सब समझना बहुत ज़रूरी है। एक जो तीसरी चीज़ है कि किस तरह के मार्केट में कौन सा स्किल काम करता है। तो अगर आप ऐसे मेजर बुल मार्केट में हैं जहाँ सब कुछ चल रहा है, वहाँ आप डाइवर्सिफाइड भी होंगे तो पैसा बना लेंगे, ठीक ठाक पैसा बना लेंगे। अगेन कोई अगर कॉन्सेंट्रेटेड होकर बेस्ट स्टॉक्स निकाल ले तो ऑफकोर्स वो बहुत ही अनाप शनाप पैसा बनाएगा। बट जब मार्केट ईजी रहता है जहाँ सब कुछ पैसा बनता है, जैसे आप अगर पिछले एक साल का मार्केट देखोगे, मे बी 50% स्टॉक्स टू बैगर हो गए हैं, तो उसमें आपका कैसा भी पोर्टफोलियो आपका भी पैसा बनेगा। बट फिर एक मार्केट आता है जो बहुत डिफिकल्ट मार्केट होता है, बहुत सेलेक्टिव मार्केट होता है। उस मार्केट में अगर आप डाइवर्सिफाइड बड़ा 50 स्टॉक का पोर्टफोलियो रखेंगे तो आपका परफॉर्मेंस बहुत पुअर होगा। तो अगर आपको ये समझ है कि किस मार्केट में डाइवर्सिफाइड रखना है, किस मार्केट में कॉन्सेंट्रेटेड हो जाना है, तो आप कभी डाइवर्सिफाइड और कभी कॉन्सेंट्रेटेड रख के भी पैसा बना सकते हैं। बट अगेन ये सब पर्सनल है। माई पर्सनल एक्सपीरियंस इज दैट, चौथा मैंने बोला कि जैसे आप टॉप डाउन खेल रहे हैं,
तो आई डू इट एंड आई नो लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स हु डू इट। सो टॉप डाउन में क्या होता है कि आप बास्केट बना लेते हैं और कोई सेक्टर है जहाँ पे लेट्स से कि 100 कंपनीज हैं और ये बुल मार्केट में होता है, सबसे घटिया स्टॉक सबसे ज़्यादा चलते हैं। तो मुझे पता है कि वो घटिया स्टॉक है, बट जब मैं बास्केट बना रहा हूँ और उस सेक्टर को मैं 20% एलोकेट कर रहा हूँ, तो 20% में मे बी मैं 10% 3 अच्छे स्टॉक में रखूंगा या 14% 3 अच्छे स्टॉक में रखूंगा, बट मैं 6% ना दो सबसे घटिया वाले में जो सबसे इग्नोर्ड है, सबसे घटिया है, उसमें रखूंगा और वो सबसे ज़्यादा चलता है। तो वहाँ मेरा एक सेक्टर में एक थीम पे 20% लगा हुआ है और वो बास्केट में 6 स्टॉक में डाइवर्सिफाइड है। लेट्स से ऐसे मैं 3 सेक्टर बास्केट बना लूँ तो हो गया। तो इन सब चीज़ों पे ये सारा कुछ डिपेंड करता है, बट मोटा मोटी अगर आप फंडामेंटल इन्वेस्टर हैं, डीपली बैलेंस कंपनीज को स्टडी कर रहे हैं, तो आई थिंक 70-80% अगर आपका पैसा 20 से 25 स्टॉक्स में लगा हुआ है और बाकी 20 एक्सपेरिमेंटेशन है, वो 10 में लगा रहे, 20 में लगा रहे, 30 में लगा रहे, फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो भी सही है। या फिर आप ऐसे भी हैं जो बुल मार्केट में डाइवर्सिफाइड चल रहे हैं और फिर जैसे ही मार्केट वो सेलेक्टिव हुआ, आप कॉन्सेंट्रेटेड हो गए, तो वो भी सही है। बट वही है, अपना इन्वेस्टिंग स्टाइल, आपका क्या स्ट्रेंथ है, नहीं है, वो सब समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन मतलब वो जो बुकिश कॉन्सेप्ट है डाइवर्सिफिकेशन का, उससे निकलना इंपॉर्टेंट है। एक और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम ना डाइवर्सिफिकेशन को हमेशा काउंट ऑफ स्टॉक में गिनते हैं, राइट? कि 25 हो गया मतलब डाइवर्सिफाइड हो गया। आप इमेजिन कीजिए कि डोमेस्टिक इकॉनमी बहुत अच्छा कर रही है और एक्सपोर्ट इकॉनमी अच्छा नहीं कर रही है, और आपने ये एनालिसिस पोर्टफोलियो का किया ही नहीं, और गलती से बाई कोइंसिडेंस आपने लेट्स से कि सारी ऐसी कंपनीज में पैसे लगा दिए जो सब एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है, तो आप तो काउंट ऑफ स्टॉक में डाइवर्सिफाइड है, बट वो जो कॉमन चीज़ थी उस कॉमन चीज़ को आपने डाइवर्सिफाई नहीं किया। तो हम डाइवर्सिफाई को किस एंगल से सोचते हैं वो भी सोचना ज़रूरी है। इट्स नॉट ओनली मार्केट कैप वाइज की लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इट्स नॉट सेक्टर वाइज। कभी कभी आपको जो इनहेरेंट थीम है वहाँ पे भी सोचना पड़ेगा कि आप डाइवर्सिफाइड हैं या नहीं है। फिर इन टर्म्स ऑफ एसेट क्लास, कभी कभी मार्केट ऐसा होता है कि पूरा का पूरा इक्विटी मार्केट ओवर वैल्यूड है, वहाँ फिर एसेट एलोकेशन लेवल पर डाइवर्सिफिकेशन आ जाता है कि आप कितने इक्विटीज़ में हैं, आप कितना मे बी आपने कैश रखा है या नहीं रखा है, आपके पास बैलेंस फंड है या नहीं है, कुछ आपके पास अल्टरनेट एसेट क्लास गोल्ड है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें डाइवर्सिफिकेशन पर्सपेक्टिव से हमें सोचनी चाहिए। राइट सर, एक एडवाइस जो आप नए इन्वेस्टर को देना चाहोगे जो अपनी जर्नी जस्ट स्टार्ट कर रहा है, तब उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? सबसे पहले तो बहुत ही ओपन माइंड रखना चाहिए, बिकॉज और ये सिर्फ बिगिनर्स का नहीं है, इवन जो लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो बहुत लोगों का मैंने देखा है वो ब्लॉक माइंड रहता है। इन्वेस्टर को लगता है कि ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस बेकार चीज़ है, टेक्निकल एनालिसिस वाले को लगता है इन्वेस्टिंग बेकार चीज़ है। इन्वेस्टिंग में भी वैल्यू इन्वेस्टर को लगता है ग्रोथ इन्वेस्टिंग से नहीं बनता, इसको लगता है उससे नहीं बनता। मेरे ख्याल से जो शुरू कर रहा है ना, क्योंकि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग इट इज़ वेरी सिमिलर टू करियर सिलेक्शन। तो आप इमेजिन कीजिए कि आप कॉलेज से पास आउट करके आते हैं, तो होता है ना, जैसे एमबीए कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मैकेनिकल लेना है, इलेक्ट्रॉनिक्स लेना है, एमबीए में फिनेंस लेना है, मार्केटिंग लेना है। फिनेंस में भी क्लैरिटी नहीं रहती कि मतलब सेल साइड में जाना है या इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है। और उसका बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप हर चीज़ को समझे, हर चीज़ का एक प्रोज होता है, एक कॉन्स होता है। जब आप 4 चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते हो तब आपको पता चलता है कि आप किस चीज़ के लिए बने हो। तो जब तक आप उसको एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आप किस चीज़ के लिए बने हो? और अगर आप वो ओपन माइंडसेट ही नहीं रखोगे तो आप इस चीज़ को सीखोगे कैसे? और बहुत बार ऐसा होता है कि आप नहीं बने हो ट्रेडिंग के लिए और आप ज़बरदस्ती ट्रेडिंग कर रहे हो, या आप नहीं बने हो इन्वेस्टिंग के लिए, आप ज़बरदस्ती इन्वेस्टिंग कर रहे हो। तो जो इनिशियल फेज़ होता है वो सीखने का होता है, और 4, 5, 6, 7 डिफरेंट ट्रैक्स हैं इन्वेस्टिंग में भी और ट्रेडिंग में भी। पोजिशनल ट्रेडिंग हो गया, ये हो गया। तो शुरू में फोकस ये रहना चाहिए कि हम सारी चीज़ों को समझें क्या है, और फिर देखें कि हम यहाँ हमारा जो साइकी है, हमारा जो बिहेवियर है, बिकॉज इमोशन बहुत स्ट्रांग पार्ट होता है, आप कुछ भी सिस्टम बना लीजिए, हमें क्या सूट करता है, और फिर आप उसमें डीप में जाइए और फिर उसमें आप एक पाथ बनाइए। तो जो भी बिगिनिंग में आ रहा है, सबसे पहले बिटवीन इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग आप उन 2 चीज़ों को समझिए। अगर आपको पहले ही एक चीज़ मिल गई जिसमें आप खुश हैं और वो काम कर रहा है, देन बेस्ट। बट लेट्स से कि अगर आप सक्सेसफुल नहीं हैं, वो काम नहीं कर पा रहा है, देन यू हैव टू लुक कि कितने ट्रैक्स हैं, कितने पाथ्स हैं, सबको समझिए। उसके बाद आपको क्या सूट करता है। तीसरा क्या है, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग इट्स अ वेरी कस्टमाइज्ड कॉन्सेप्ट। हम सब वही बुक पढ़ते हैं, लेकिन उस बुक को जब हम अप्लाई करते हैं, एंड दैट इज़ वाई लर्निंग इज इवॉल्विंग,
उसमें न्यूएंसेस होते हैं जैसे अप्लाई करते हैं। तो बहुत बार आप 4 अलग स्किल सीख के भी उसमें से 2 स्किल को मिला के अपना, तो टेक्नो फंडा क्या है, टेक्निकल है, फंडामेंटल है, आप मिला के एक तीसरा पाथ बना रहे हैं। क्वांटिटेटिव एंड फंडामेंटल क्या है, आप 2 चीज़ों को मिला के एक पाथ बना रहे हैं। तो यू हैव टू बी ओपन टू लर्निंग and then align with your behavior and then create your own path combining all of that। और मिस्टेक्स तो होगा, शुरू में आप आए हैं, मिस्टेक होगा। इतना बड़ा मिस्टेक कभी मत कीजिए कि फिर से वो शुरू करना मुश्किल हो जाए। तो अगर आप 4 साल पैसे बना के पूरा पैसा एक बार में वाइप ऑफ कर देंगे तो आपका 5 साल का एफर्ट चला गया, आप फिर से शुरू करेंगे। तो मिस्टेक्स वो छोटे होने चाहिए ताकि वापस से आगे बढ़ना मुश्किल नहीं हो। और इनिशियल फेज में बड़ी मिस्टेक सबसे ज़्यादा होती है। जैसे मैंने बोला कि 7 में लकली उस समय 13,000 की सैलरी थी, 1 साल की सेविंग थी, 90,000 वाइप ऑफ हो गया। बट वो जो 90,000 का लर्निंग था वो लाइफ में 15-20 साल काम आ रहा है। तो छोटे पोर्टफोलियो का फ़ायदा ये होता है कि आप पूरा लॉस करके भी सीख लेते हैं। बट अगर आप वो गलती 1 करोड़ रुपए पे करेंगे तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है। तो मिस्टेक्स हमेशा छोटे छोटे करने चाहिए। कभी भी पोर्टफोलियो साइज पे अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और जब आप नई नई चीज़ें सीखते हैं तो वो गलतियां होंगी। तो यू हैव टू इंश्योर कि आप सीख भी रहे हो ना, तो आप मे बी नई चीज़ कर रहे हो तो 5% पोर्टफोलियो पे करो, 10% पे करो। आप साइक्लिक इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हो, आप 10% पोर्टफोलियो पे करो। इस साइकिल में आप पहले पैसे कमा के प्रूव तो करो कि आप ये कर सकते हो, फिर आप उसमें धीरे धीरे बड़े बेट्स लो। राइट। तो एक्चुअली यूजर्स हमारा पेपर ट्रेड का प्लेटफॉर्म भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे दे गेट वर्चुअल मनी, जहाँ पे वो अपना जो भी सीखा हुआ है तो वो वर्चुअली ट्रेड लेके दे कैन ट्राई आउट द स्ट्रेटजी बिफोर अप्लाइंग इट। तो आई थिंक वैसे दे कैन रिड्यूस द लॉसेस एंड एट द सेम टाइम गेन मोर कॉन्फिडेंस। तो वही है कि डेमोक्रेटाइजेशन तो हो चुका है, आप लोगों ने सारा प्लेटफॉर्म, लर्निंग सिस्टम, टूल्स प्रोवाइड कर दिया है। लोगों को यूज़ करने की ज़रूरत है ताकि वो सही डायरेक्शन में जा सकें और उसका प्रॉपर यूज़ कर सकें। थैंक यू सर फॉर टेकिंग आउट टाइम। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, एंड आई एम श्योर हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी आपसे बहुत कुछ सीखे रहेंगे। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। एंड आई थिंक जब हम लोगों ने शुरू किया था उस समय ऐसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल नहीं थे। एंड अभी इंडिया जिस लेवल पे और इन्वेस्टिंग जिस लेवल पे है, आई थिंक लेवल ऑफ एक्टिवनेस, लेवल ऑफ लर्निंग, ये सब बहुत ज़्यादा है। सो आई मीन इट्स ग्रेट दैट वी हैव so many people learning investing and trading, and thanks for creating such platforms. थैंक यू सर।